बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वियर्स लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर पीडी विद प्योरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स डिस्कस की थी और ये मैंने आपको बताया भी था कि सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर पीडी विद प्योरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स किस फॉर्म की होगी। उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड जो है वो लहता से इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इक्वेशन जो कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस है, लीनियर है, राइट हैंड साइड पे जीरो लीनियर है, डेरिवेटिव्स की पावर मौजूद नहीं है। इसको कल हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था और इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपको याद हो तो वो क्या निकली थी, ए एम स्क्वेयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकली थी और फिर उसको जो सोल्यूशन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन इसकी रूट्स को भी डिपेंड करता था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और कुछ मैंने आपको कहा था खुद आप सॉल्व करके हैं। अब हम एक इसका स्पेशल केस डिस्कस करने लगे हैं जिसमें ए ज़ीरो हो, यानी स्पेशल केस जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था, केस टू, इफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो देन इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगी, देन वन रिड्यूसेस टू, जी बताएंगे, बी जेड एक्स वाई प्लस सी जेड डबल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फॉर्म इस फॉर्म में बन जाएगी। इसका आप सोल्यूशन सपोज करते हैं, लेट जेड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एम वाई। लास्ट टाइम आपको याद है हमने क्या सपोज किया था, y इज इक्वल एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स। अब हमने क्या कर दिया, x प्लस एम वाई। इसकी रीज़न अभी पता चल जाती है कि ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ अगर आप गौर करें तो a पहले था और a कोएफिशिएंट किसका है, z डबल एक्स का। तो वो जो लास्ट टाइम हमने पुट किया था y z इज इक्वल टू एफ ऑफ y प्लस एम एक्स, उससे m की दो वैल्यूज निकलाई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी m में और उसकी दो रूट्स निकलाई थी। तो दो हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शंस आ गए थे जो कि आने चाहिए थे। अब a ज़ीरो होने की वजह से वो टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, तो एम स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना। जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो एम स्क्वायर नहीं आएगा। एम स्क्वायर नहीं आएगा तो दो आर्बिट्रेरी फंक्शन जनरेट नहीं होंगे, तो फिर करने तो दो आर्बिट्रेरी फंक्शन हैं। इसलिए अब हम ये इस फॉर्म में सोल्यूशन इसका सपोज करते हैं, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस एम वाई, बजाय इसके कि y प्लस एम एक्स करें। तो फिर वही बात है, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, f डैश x प्लस एम वाई, और फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें x प्लस एम वाई का, वो वन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, f डैश x प्लस एम वाई, ठीक है जी। इसी तरह जब आप इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो बनेगा f डबल डैश x प्लस एम वाई, और ऑब्वियसली फिर इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y भी लेना पड़ेगा। जब x प्लस एम वाई का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो m रह जाएगा, तो ये रह जाएगा m f डबल डैश x प्लस एम वाई। अब इक्वेशन नंबर जो 4 है, ये बेसिकली हम उसी का डेरिवेटिव ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4 का जब आप रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेते हैं, f डैश x प्लस एम वाई और एक m आता है, ठीक है ना। और फिर जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे इसका z डबल वाई, तो वो आ जाएगा m स्क्वेयर f डबल डैश x प्लस एम वाई। ये अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह लिए हैं। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो f डैश आता है, फिर x प्लस एम वाई का डेरिवेटिव आता है विद रिस्पेक्ट टू y, वो m आ जाता है बाहर। दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो x प्लस एम वाई का दोबारा रिस्पेक्ट टू y लेंगे, एक m और आ जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यूज अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है, बी एम एफ डबल डैश एक्स प्लस एम वाई और फिर प्लस सी एम स्क्वेयर एफ डबल डैश एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास रह जाता है बी एम प्लस सी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो, बी एम
प्लस सी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से एक तो m की वैल्यू नज़र आ रही होगी, 0 बन जाती है। फिर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो m कॉमन ले लें आप, क्या रह जाएगा, b प्लस सी एम इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक m की वैल्यू 0 आ गई और एक m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस b ओवर c। ये दो वैल्यूज आ गई। अब जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वो बनेगा आपके पास f ऑफ x प्लस m1y प्लस g ऑफ x प्लस m2y। तो f ऑफ x माइनस b ओवर c प्लस g ऑफ x। तो ये जो हमने लास्ट लेक्चर में ये केस डिस्कस नहीं किया था वो भी डिस्कस कर लिया कि अगर आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसने दी हुई है जिसमें प्योरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, उसमें z डबल एक्स है ही नहीं, यानी a 0 है, उस सूरत में सोल्यूशन फिर ये आएगा। अगर a 0 ना हुआ तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, फिर सोल्यूशन क्या आता था, z इज इक्वल टू, अगर a 0 नहीं था तो फिर सोल्यूशन क्या आता था, f ऑफ y प्लस m1x प्लस g ऑफ y प्लस m2x। फिर तो ये आता है अगर a 0 ना हो तो, ठीक है। और अगर आपका a 0 है फिर सोल्यूशन की फॉर्म ये बन जाएगी जो भी हमने निकाली है, माई f ऑफ x माइनस बी ओवर सी प्लस g ऑफ x। यानी ये डायरेक्टली आपका सोल्यूशन निकल सकता है अगर आपको उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसमें a 0 है। अब केस 3 है, इसमें अगर आपके पास वो कह रहा है कि b 0 है, a भी 0 और b भी 0, a भी 0 है और b भी 0 है, देन इक्वेशन फिर सीधी सीधी क्या बन जाएगी, c z डबल वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी आपका a 0 a और b 0 है, या a और c 0 है। चलें ये देख लेते हैं, ये आपके पास फिर क्या बनेगा, z डबल वाई इज इक्वल टू 0। अब z डबल वाई इज इक्वल टू 0 से क्या मुराद है, पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर 0 है। इसकी एक दफ़ा इंटीग्रेशन अगर कर दें, पार्शियल z ओवर पार्शियल वाई, एक डेरिवेटिव उड़ेगा, इंटीग्रेशन आप किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y। यही हुआ ना, देखें डिफरेंशियल इक्वेशन यही है, आपका a भी 0 है b भी 0 है, तो फिर ये टर्म रह जाएगी। अगर ये टर्म रहेगी तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y। इसका एक डेरिवेटिव उड़ाया है, किस तरह, इसकी इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन करने के प्रोसेस की वजह से राइट हैंड साइड पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है x का फंक्शन हो सकता है, ये जरा ध्यान में रखना है, दैट मे बी अ फंक्शन ऑफ x। आप इसको करो ना दोबारा, इसका डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू y, तो ये 0 हो जाएगा, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ से चले थे। यहाँ ये ख्याल रखना है कि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ कांस्टेंट नहीं होगा, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी वेरिएबल जो हैं उनका वो फंक्शन हो सकता है। इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स वेरिएबल छोड़ दिया गया है, तो अब वो जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन हो सकता है। एक दफ़ा फिर अगर इंटीग्रेशन की जाए तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसके साथ वाई लग जाएगा ना, फिर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट हो रही है, वाई के रिस्पेक्ट, तो इसकी इंटीग्रेशन वाई। जैसे आप अगर 3 की इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 3x आएगा, तो इसको आप 3 ही समझें, फ़र्ज करें कांस्टेंट ही है ना, ये इस वक्त कांस्टेंट है जब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो y आएगा। और उसके बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आना है, वो फिर x का फंक्शन हो सकता है, ठीक होगी बात। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आना है और वो फिर x का फंक्शन हो सकता है। उस सूरत में, इस केस में, ये जो केस हमने डिस्कस किया है, इस केस में ये सोल्यूशन होगा। हमने
हमने यहाँ तो नॉन ज़ीरो लिए सारे, ए बी सी सारे नॉन ज़ीरो, पहला केस जो लास्ट लेक्चर में था। फिर ए ज़ीरो लिया। अब अगर आप ए और बी ज़ीरो ले लिया और ए और सी ज़ीरो, फिर क्या होगा? केस 4, इफ ए इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर जी? बी जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बनेगा? जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझने क्या है? पार्शल स्क्वायर जेड ओवर पार्शल एक्स पार्शल वाई। ठीक है। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू, पहला डेरिवेटिव उड़ाएंगे तो किसका उड़ाएंगे? पहले किसका लिया हुआ है? पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले, यानी ये एक्चुअली ये हुआ था यहाँ पे, इसको ये ऑर्डर चेंज कर लें। ये जो इस जहाँ लिखा हुआ है ना जेड एक्स का, मतलब पहले डेरिवेटिव लिया हुआ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्चुअली ये सिचुएशन है, पार्शल जेड ओवर पार्शल एक्स पहले, फिर पार्शल ओवर ये जो ये सबस्क्रिप्ट है ना ये वाला, ये कह रहा है कि आपने जेड का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स पहले लिया, फिर बाद में वाई का लिया, वाई के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह ऑर्डर बनेगा। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले रिस्पेक्ट टू वाई, तो बचता क्या है? पार्शल जेड और पार्शल एक्स, और वो फंक्शन रिस्पेक्ट टू वाई की है। फंक्शन जो है वो एक्स का फंक्शन हो सकता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है दैट में बी द फंक्शन ऑफ एक्स। अब आपने कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन, तो अब ये जरा गौर करें, ये बनेगा इंटीग्रेशन कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ इंटीग्रल पड़ेगा, और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो वाई का फंक्शन हो सकता है, उसको आप जी ऑफ वाई कह दें। अब थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं ये करता हूँ कि यहाँ मैं फंक्शन ऑफ एक्स इस्तेमाल तो करना है, तो मैं फंक्शन ऑफ एक्स जो है एफ इस्तेमाल करने की बजाय फाई कर लेता हूँ। जब आप रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स का फंक्शन हो सकता है, उसको फाई ऑफ एक्स कह दिया। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करनी है तो वो इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स आएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वाई का फंक्शन हो सकता है, उसे आपने जी ऑफ वाई कह दिया। ये अगर आपको फाई ऑफ एक्स का पता लग जाए और उसकी आप इंटीग्रेशन कर लें तो वो फंक्शन किसका होगा? एक्स का। फाई ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन कर ली जाए, फाई ऑफ एक्स का पता हो और उसकी इंटीग्रेशन हो जाए तो वो जो फंक्शन आएगा किसका होगा? तो इसलिए उसका नाम अब एफ ऑफ एक्स कर दें। ठीक है, जी ऑफ वाई, सॉरी। इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आएगा क्या आएगा? वो होगा एक्स का, उसका नाम हमने एफ ऑफ एक्स कर दिया, इसलिए मैंने शुरू में एफ ऑफ एक्स को फाई ऑफ एक्स से रिप्लेस किया था। तो अब ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फर्स्ट केस के क्वेश्चन थे जिसमें ए बी सी सारे नॉन ज़ीरो थे, वो तो मैंने कल पिछले लेक्चर में आपको करवा दिया था, और कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, आपने कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज में से इन केसेस के क्वेश्चन देखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 देखें। सॉल्व 2u डबल एक्स प्लस 17u डबल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये वो केस मैंने उस केस वाली एग्जांपल ली है जिसमें a 0 है। तो आप सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं इसका, तो फिर a इज इक्वल टू 0, b क्या है और c क्या है। अगर आपको फार्मूला ये याद है तो डायरेक्टली आंसर लिख दें। सो सोल्यूशन इज z इज इक्वल टू क्या है, फार्मूला लिख लें पहले, y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी ओवर सी वाई प्लस जी, क्या नहीं आना, ये आना है, ये गलत, ये सही करें, ठीक है, ये आना है। और आगे जी एफ एक्स, ये देखो ना, जब हमारा सोल्यूशन आया था तो वहाँ पे वो था x प्लस एम वाई, एम आपके पास निकला हुआ है, एक जीरो और एक वाई आना है, ठीक है। ये ज़रा ठीक कर लें आप, करेक्शन कर लें इसकी।
तो z इज इक्वल टू यहाँ b क्या है जी, b 2 है ओवर 17 और 17y और g ऑफ x, ये इसका डायरेक्ट सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है। अगर नहीं याद तो फिर क्या करेंगे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, z इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एम वाई, ये काम करना है या दूसरा काम एक और भी है। इस केस में आप डी एक्स को m से रिप्लेस कराएं, डी वाई को m से रिप्लेस कराएं और डी एक्स को 1 से रिप्लेस कराएं। तो क्या बनेगा, अगर आप डी वाई को m से रिप्लेस कराते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका 2m प्लस 17m स्क्वायर, तो वहाँ से भी यही निकलेगा। एक m की वैल्यू 0 निकलेगी और एक m की वैल्यू निकलेगी माइनस बी ओवर सी। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये आपने जो प्योरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स वाली होमोजीनियस लीनियर पीडी थी वो आपने डिस्कस कर ली है और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा किस केस में हमने, अगर जब तक a 0 नहीं है तब तक तो वही लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, और अगर a 0 है तो फिर आगे उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक आपने लिखना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। इसके बाद हमने नॉन होमोजीनियस पीडीज़ को सॉल्व करने के मेथड जो हैं वो डिस्कस करने हैं, और ये बिल्कुल उसी तरह ही हैं जैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी, जिसका सोल्यूशन जो था सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल होता था। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मालूम करने हमने सीख लिए, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो हमने सीखने हैं, वो भी डिफरेंट केसेस में होंगे, वो भी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स के ऊपर पर्टिकुलर जो इंटीग्रल है वो डिपेंड करेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे।